नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास सारा आकाश का अगला भाग। मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। वन में लगी भयंकर आग की तरह यह समाचार सारे घर में फैल गया कि समर प्रभा से नहीं बोला। दोनों हाथों से सिर पकड़े कुहनियों को घुटनों पर रखे मैं अपने कमरे की देहली पर बैठा बैठा जाने क्या क्या सोचता रहा। मन में ऐसी उदासी छाई थी जैसे अभी अभी लाश फूंक कर आया हूँ। सांझ की छाएं अब पोनों अंतरों की ओर से बाहर निकल निकल फैलने लगी थी, लेकिन उदासी थी कि अंधेरे के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। लगता था जैसे आगे एक महाशून्य का अंधा सागर ठाठे मारकर रो रहा हो। अब मैं क्या करूं? सुबह से कई लोग पूछ चुके थे, शायद प्रभा से भी पूछा हो, लेकिन दोनों ने ऐसी अनिच्छा का भाव दिखाया कि फिर पूछने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। भाभी ने पहले व्यंग में प्रश्न किया, फिर गंभीरता से जानना चाहा। अम्मा ने पूछा, लेकिन सबको मैंने टाल दिया। सारा दिन मैं मुंह छिपाता इधर से उधर भटकता रहा। मैं अपनी उस तथाकथित पत्नी से नाराज जरूर था, लेकिन यह भी जानना चाहता था कि सुनूं उसने मेरे खिलाफ क्या क्या कहा है। अभी तक तो कुछ भी सुनने में नहीं आया था और इसी का मुझे आश्चर्य लगा। लगा उससे घर वाले कुछ भी नहीं निकाल पाए। जो भी उन्होंने चाहा वो सब मेरे ही व्यवहार से जाना। कभी कभी तो मैं चौंक उठता कि ये सब कहीं मुझे प्रभावित करने का ढंग तो नहीं। लेकिन मुझे अब एक ऐसी तटस्थ निरासक्ति भी अपने भीतर महसूस हो रही थी, जैसे अब घर में कोई भी मेरा कुछ भी नहीं लगता। अगर वह सबसे कुछ न कुछ कहती फिरती तब भी शायद कुछ नया लगता। बाबूजी ने अत्यंत गूढ़ रहस्य जानने की मुद्रा में पूछा था, कुछ खास बात हुई है क्या? मैं चुप रहा। फिर उन्होंने पूछा, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? उस समय तो मेरा साहस डगमगा गया जब मुन्नी आई। बाबूजी ने बुलाया है। बाबूजी ने क्यों बुलाया है? मरे मरे कदमों से मैं वहां पहुंचा। बाबूजी के सामने पड़ने से मैं हमेशा ही डरता रहा हूँ। यूं इधर उधर 3-4 साल से उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन शरीर पर पड़ी हुई पुरानी नीलें अभी भी ताजी हो आती हैं और ये यादें ही उनके आतंक को जैसे दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया करती हैं। किस समय वे क्या कर बैठेंगे कोई ठिकाना नहीं। जिन दिनों वो मुझे मारते थे उन दिनों तो एक अल्हड़ और जिद्दी निश्चिंतता रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा पीट ही तो देंगे। हॉकी फुटबॉल में भी तो चोट लग जाती है और हम उसे सहते ही हैं। लेकिन इधर तो एक अजब रहस्यमय खौफ मुझे उनके हर व्यवहार से लगता था। अपनी किसी गलती पर जब मैं पीटे या डांटे जाने की आशंका करता और वे टाल देते तो लगता जैसे मेरे खाते में जाने कितनी सजा इकट्ठी हो गई है। नतीजे से उनसे टकराना डरना मेरा स्वभाव बन गया था। मैं मन में चाहे जितना विरोधी और विद्रोही बनता रहूं, बाबूजी का आतंक मेरे नस नस में इस तरह समा गया था कि उनके सामने जबान नहीं खुलती थी और मन ही मन कुढ़ते हुए भी जो कुछ वो कहते मैं कर डालता। बहुत डरते हुए मैंने भी उनकी बातों के जवाब में एक भाषण तैयार किया। वे चुपचाप फर्सी फीते हुए अत्यंत गंभीर दार्शनिक की मुद्रा में बैठे होठ टेढ़े करते हुए धुआं निकाल रहे थे। आसपास की खाली कुर्सी और मोड़े देखकर लगा जैसे अभी अभी कुछ लोग उठकर गए हों। उन्होंने भावों के संकेत से बैठने को कहा तो मेरा साहस धुएं की तरह उड़ गया। मैं जैसे तैसे चुपचाप किनारे पर बैठ गया। क्या बात है? बहू तुझे पसंद नहीं आई? अत्यंत मुलायम शब्दों में उन्होंने पूछा। शब्दों में मुलायमियत से चौंक कर मैं डर गया। अपने भाषण का एक एक शब्द फिसलता लगने लगा। मुझे चुप देखकर उन्होंने फरसी में एक लंबा सा कस खींचा और धुआं घोंपते हुए फिर से पूछा, साफ बता ना, इसमें झिझक की क्या बात है? सुनते हैं तो उससे बोला भी नहीं। मैं चुपचाप हथेली फैलाकर हाथ की लकीरें देखता रहा। सारे सोचे हुए सवाल जवाब दिमाग से निकल गए। मन में एक आर्द्र उच्छ्वास सा घिराया। अब बाबूजी ने हुंकारी भरकर कहा, यह भी तो सोचो कि वो बेचारी पराई लड़की किसके बूते पर आई है। कोई घर में आता है तो ऐसे व्यवहार किया जाता है क्या? क्या कहेगी वो घर जाकर? माना कि शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटा यह लोक व्यवहार है और जो हो जाता है उसे निभाना भी पड़ता है। मान लो कि अचानक मेरे फूट फूट कर रोने से उनकी बात बीच में टूट गई। सच पूछो तो इस सच्चाई के लिए मैं खुद भी कतई तैयार न था, लेकिन बाबूजी की उन बातों के सामने जाने क्यों अपने को रोक नहीं पाया।
मैं बच्चों की तरह अपने को संभालता मुट्ठियों के पिछले हिस्से से आंखों और नाक को रगड़ने लगा। और जब उन्होंने समझाने के स्वर में कहा कि जाओ, लड़कपन नहीं करते, तो मैं चुपचाप उठकर चला आया। अपने पढ़ने की कोठरी के दरवाजे पर बैठा बैठा मैं बड़ी देर तक निरुद्देश्य से जाने क्या क्या सोचता रहा। बेसिर पाँव की बातें। इस सारे कांड में मुझे अपनी गलती ही दिखाई नहीं देती थी। यह शादी मेरी उच्च आदर्शों महत्वाकांक्षाओं के लिए जहर थी। ये जानते हुए भी कहीं यह आशा थी कि चलो लड़की पढ़ी लिखी और समझदार है, हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, बनने में मदद देंगे। चाहता तो मैं भी अपनी सुहाग रात के दिन उसे खींचकर पलंग पर डाल देता और अंधाधुंध उसके रूप का बखान शुरू कर देता, या बिल्कुल जाहिलों की तरह कोई तोता या बिल्ली ले जाता और ऐन मौके पर क्रोध में उसे मारकर जिंदगी भर के लिए अपना रौब गालिब कर लेता। लेकिन मैंने तो चाहा था कि पढ़े लिखे सभ्य और शिष्ट आदमी की तरह मैं यह सब नहीं करूंगा, और सबसे पहले उसे बाकायदा अपना परिचय दूंगा, उसका परिचय पूछूंगा, फिर उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताऊंगा, उसे समझाऊंगा कि जीवन और जगत के बारे में मेरे विचार क्या है। यह सब अच्छी तरह समझा चुकने के बाद नम्रता से पूछूंगा, कहिए, इन सब में आप कहाँ और किस तरह मेरी सहायता करना चाहेंगे। लेकिन इन सब की तो उसने अपने व्यवहार से गुंजाइश ही नहीं रखी। वहाँ ऐसा मौका ही कौन सा था मैं यह सब बातें कह पाता। नहीं, इस सब में मेरा अपराध नहीं। बाबूजी व्यर्थ ही मेरे से सारा दोष मढ़ रहे हैं। अचानक किसी ने भीतर से पूछा। मैं उससे नहीं बोला, यह बात बाबूजी को पता कैसे चली। मैं चौंक उठा। हाँ, ठीक ही तो है, उनसे यह बात किसने कही। मैंने तो इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया, उसी ने कहा होगा। मुझे तो सुबह से ही इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि क्यों वह इतनी महत्वपूर्ण बात को अत्यंत तुच्छ बनाकर उड़ाए हुए है। क्यों नहीं उसने किसी से कुछ कहा। लेकिन उसके बताए बिना कोई जान ही नहीं सकता। आखिर औरत है ना, अम्मा से चाहे ना भी कहा हो, लेकिन मुन्नी या भाभी से जरूर कहा होगा। मुन्नी या भाभी को से मालूम करूं? नहीं, यह पूछना अपनी कमजोरी होगी। ये फिर झट उसके कान में जाकर पिरो देंगी, तो सोचो कि कितनी कमजोर आदमी है, ऐसा वो सोचेगी। कमजोर? अभी तो उसने मेरी मजबूती की एक झलक ही देखी है। लाला जी, क्या सोच रहे हो? किस सोच में डूबे हुए हो? तभी जाने किधर से निकलकर भाभी ने कहा, तुम्हारी तो शादी ना हुई, लगता है दुनिया भर की चिंताओं का बोझ ही तुम्हारे ऊपर आ गया। माथे पर हाथ रखे क्यों बैठे हो? सिर विर में दर्द है क्या? कोई देखे तो समझे जाने किसी लड़की वड़की की शादी करनी है तुम्हें। मैं चौंक गया, जैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अपनी चिंताओं और दुखों को दिखाना भी तो भीतरी कमजोरी है। संभल कर कहा, कुछ भी तो नहीं है भाभी, सोच सास तो कुछ भी नहीं रहा हूँ, यूं ही बैठा हूँ। मुझे लगता है जैसे घर का एक एक आदमी या हर एक मिलने वाला अपनी बातचीत या हरकत से सिर्फ इसी ओर संकेत करता हो, और इस संकेत की चुभन या उसकी जवाबदेही से मैं बुरी तरह भयभीत हो उठता था। लाला जी, बनो मत, दिखता तो सभी को है। दिन छिप गया और न तुम्हें खाने की सुध है न पीने की। इसके बाद कुछ शैतानी सी मुस्कुराकर वो बोली, क्यों, बनी नहीं क्या? उनके मजाक को समझते हुए गंभीरता से जवाब दिया, और भाभी, बन भी नहीं सकती। घमंड में अपने सगे से सगे का नहीं सह सकता, चाहे कितना ही खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो। ऐसे घमंड को यहाँ जूती पर रखते हैं। आज भी नहीं कह सकता कि इतनी जोर से मैंने बाबूजी की बात का जवाब दिया, घर में कहीं बैठी प्रभा को सुनाया, या सिर्फ भाभी से बात की। सो तो बात हमें भी लगती है लाला जी, भाभी ने इधर उधर संकित निगाहों से देखते हुए धीरे से खुसुर फुसुर करके कहा। प्रभा में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई और खूबसूरती को लेकर गुमान तो है। मुझसे पूछो तो कोई ऐसी परिजीदी भी नहीं है। यूं अपनी उम्र पर खूबसूरत कौन नहीं होती, हम नहीं थे क्या? अम्मा जी नहीं थी क्या? और कहने के साथ ही वो अपनी बात पर लजा गई। मैंने उपेक्षा से सिर झटका। ऐसी खूबसूरत है तो तब ये हाल है, अगर सचमुच में खूबसूरत होती तो मैं जाने दिमाग में क्या हाल होता। मैं जोर से ही बोला था ताकि वो भी सुन ले। भाभी मेरी बात समझ गई, वो सामत से बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ू लाला, जरा धीरे बोलो, नहीं तो कोई जरा से में समझेगा कि तुम्हें जाने क्या मैं उल्टा सीधा सिखा रही हूँ। सिखाने की क्या बात है भाभी, मैं क्या समझता नहीं हूँ, अंधा तो नहीं हूँ। कहता था कि मुझे इस कुएं में मत डालो मत डालो, पर जब तो तुम ही लोग जिद पे चढ़े थे कि इसके गले में फांसी का फंदा क्यों ना पड़े। बताओ, अब मैं क्या करूं?
अच्छा छोड़ो लाला जी, तुम भी क्या जरा-जरा सी बातों में सिर खपाया करते हो। स्नेह और आत्मीयता से भाभी बोली, चलो खाना खा लो, सब धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भी खून गर्म है और वो भी अभी बच्ची ही है। मैं समझा दूँगी उसे। तब भी उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। पर सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि अपने को जाने क्या समझती है। हमें तो बात करने लायक भी नहीं मानती। कोई आए, कोई जाए, न घूंघट न पल्ला। बस किताब ले आई है अपने घर से, सो उसे ही पढ़ती रहती है। और तो कुछ लाई भी नहीं। जो है सो तो है। पढ़ाई का दिखावा बहुत है। खैर लाला जी, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई सबके आगे क्यों बर्बाद करते हो? फिर भाभी थोड़ी देर चुप रहीं, सोचती सी बोली, कल सुबह का खाना वही बना रही है। तुम्हारे भाई साहब तो कहते थे कि खाना क्या बनाती है, अमृत बनाती है, उंगली चाट चाट कर खाओ तब भी संतोष ना हो। उन्हें क्या पता, मैं सहसा पूछ बैठा। भाभी कुछ चौंकी, फिर साधारण बात की तरह कहा, देखने गए थे तो खा के आए होंगे, तभी से तारीफ के मारे घर भरे दे रहे हैं। कल तुम ही देख लेना। फिर मैं मुड़कर चल दी। अच्छा आओ, तुम्हें मेरी कसम है, 2 रोटियां खा लो, मैं चलकर परोस रही हूँ। सुबह से ही घर का वातावरण मुझे इतना बोझिला, दम घुटू और उबाने वाला लग रहा था कि खाना तो क्या, पानी भी पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर अब भाभी से बातें करके ना जाने क्यों मन का हल्का हो गया। चुपचाप उठकर रसोई घर में जा पहुंचा। रात को फिर अम्मा बाबूजी ने अप्रत्यक्ष और मुन्नी तथा भाभी ने साफ साफ मुझसे आग्रह करके कहा, ऐसा होता ही रहता है। इस तरह की बातों पर जिंदगी भर के लिए लड़ा नहीं जाता। जिसके साथ साथ भावरे डालकर लाए हो उससे निभाना तो पड़ेगा ही। आखिर वो बेचारी करे भी क्या, कसूर उसका ही हो, तब भी ऐसे मौके पर माफ कर देना ही ठीक है। 2 दिन बाद उसके भाई उसे लेने आ जाएंगे। क्या कहेगी घर जाकर हमारे बारे में? सारी बिरादरी में बदनामी होगी सो तो होगी, संबंधों में भी तनाव आ जाएगा। अब वो माफी मांग लेगी, पर इस सारे वातावरण में मुझे भी जाने कैसे जिद आ गई। मैंने भी मुन्नी से साफ साफ कह दिया, आप लोग मुझे रात को यहाँ सोने देना चाहो तो सोने दो, नहीं तो दिवाकर या किसी और दोस्त के यहाँ जाकर मैं पड़ा रहूंगा। लाला जी, जब तुम्हें जिद चढ़ जाती है ना, तब तुम किसी की नहीं मानते। अब यह भी कोई बात हुई? कभी कभी तो बड़ों का कहना भी माना करो। नहीं भाभी नहीं, एक कहना मानकर तो ये सुख पाया है। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। उन सारे लोगों की बातों में जाने अस्पष्ट सा क्या था कि मेरे हट को बढ़ाया दे रहा था, और कल की घटना कई गुना बढ़कर सामने आ रही थी। तभी मैंने देखा दरवाजे पर कोई छाया सी आई, वही द्वार के पास आकर खड़ी हो गई। भाभी ने देखा तो पास जाकर चौखटे के पास कान में ले जाकर बोली, क्या लाई हो, दूध? अरे तुम क्यों लाई, कोई और नहीं था क्या? ये मुन्नी बीवी भी गजब करती हैं। नहीं बहू को 2 दिन बैठने दिया होता कि दूध लेकर भिजवा दिया, खुद ही जरा सी तकलीफ कर लेती। अब यहाँ तक ले आई हो तो दे दो, शर्म काहे की? तभी भीतर दूर से आवाज आई, भाभी अम्मा बुला रही हैं। सुबह के लिए दाल कितनी भिगोनी है बताओ? मुन्नी थी। अच्छा आई, मेरी ओर रहस्य से मुस्कुराती भाभी चल दी। धीरे से उससे कहती गई, माफी मांग लो, ऐसी बातों में क्या फायदा, तुम ही छोटी बन जाओ। फिर वही रात वाला कमरा था, लाल डोरी के गहरे नीले रंग का बल्ब खूटी के पास जल रहा था। अजब सपनीला सा वातावरण था। मैं बल्ब की ओर यूं देखता, चुपचाप इस तरह बैठा रहा जैसे सारी दुनिया से बेखबर होकर कोई गंभीर बात सोच रहा हूँ। मगर मेरी सारी चेतना दरवाजे की ओर जा सिमटी थी। हाथ में गिलास और रेशमी साड़ी वाला आधा शरीर दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा था कि वो अभी आकर मुझसे माफी मांगेगी, दूध पी लेने का आग्रह करेगी। अब मैं भी उसे माफी कर दूंगा। घर जाकर हमारे घर के बारे में कहेगी तो मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता तो लग ही गया है ये आदमी कितना जिद्दी है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, काफी देर हो गई। यूं बैठना भद्दा लगने लगा। मैं झटके से इस तरह से सचेत हुआ जैसे सोचते सोचते कोई बात याद आ गई हो, और सहसा चौंक उठा हूँ। फिर भी घुटनों पर हाथ रख के इस तरह बैठा रहा जैसे उठने ही वाला हूँ, और तब खड़ा होकर द्वार की ओर इस तरह चलने लगा जैसे मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ कौन खड़ा है। निहायत लापरवाही में उसके स्पर्श से बचता हुआ मैं द्वार से निकल आया, और वो दूध लिए यूं ही चुपचाप खड़ी रही। बाहर आते समय भर्राए कंठ की झिझकी आवाज सुनी, सुनिए, पर मैंने कुछ नहीं सुना और इस तरह धड़धड़ाता हुआ बाहर निकल आया जैसे किसी की चिंता नहीं। आज फिर छत पर खुला आसमान तना था।
उस रात मैंने 2 निश्चय किए। एक तो ये कि अब चाहे वो अपनी ओर से बोले या ना बोले, मैं नहीं बोलूँगा। भरसक ना तो कोई संबंध रखूँगा, ना कोई इस तरह की कमज़ोरी दिखाऊँगा। दूसरे खूब ध्यान से पढ़ूँगा और अपने पुराने कार्यक्रम पर इस तरह लौट जाऊँगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। एक बुरा सपना देखा था जो बीत गया। सुबह खाना बना, न बोलने का निश्चय अभी यूं ही था, लेकिन रात का यह निश्चय कि उससे कुछ संबंध न रखूंगा, अब कुछ अपनी ज्यादती लगने लगा। न बोलूंगा और न अपनी ओर से कोई झुकाव ही दिखाऊंगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके हाथ का बना खाना कम से कम एक बार खाकर देखने के लिए ही सही, खाने में कोई बुराई नहीं लगी। हाँ, जाऊंगा, तभी जब भी कोई खुशामद करेगा तभी खाने जाऊंगा। वह तो खैर करेगी ही क्या। काश उसके हाथ की रसोई को पहले मुझे ही खाना था। यूँ घर में विवाह के जितने भी रीत-रिवाज हो रहे थे, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं था। रोज़ पास-पड़ोस की औरतों की फ़ौज आती और 3 बजे से रात के 11 बजे तक बुरी तरह से ढोलक पीटी जाती। बाद में अंजलियाँ भर-भर कर बूंदी के लड्डू और बतासे बाँटे जाते। मुन्नी का तो गाते-गाते गला पड़ गया था। भाभी बड़ी बूढ़ियों के पैर लगते-लगते उनके लिए पान लगाते-लगाते बुरी तरह झल्लाने और बड़बड़ाने लगी थीं। ऐसे समय में अकेली कमरे में चुपचाप कोई किताब पढ़ती या अपनी समवयस्काओं से उसे देखने या मिलने आई होती, बातें करती प्रभा के पास, वे पानों की डलिया और पानदान रख जाती। जब कभी सुन आती कि छोटी बहू बड़ी ही ज़्यादा सुंदर और सलीकेदार और शिष्ट है, तो आकर अपने आप से बोलती, तुमने अभी तक पान नहीं लगाए बहू? वहाँ मौसी जी और अम्मी जी आई, मेरी जान खाए डाल रही हैं। ला पान ला, लाओ मैं लगा डालूं जल्दी जल्दी। तुम नई बहू हो ना, सो लजा रही हो। और फिर 2-4 लगे हुए पानों को ले जाकर बाहर वालियों की बातों में शामिल हो जाती कि इस शादी में उन लोगों को कितना कम मिला है। मैं भाभी से साफ कह दिया कि खाना ही क्या, उसके हाथ की तो मैं कुछ चीज़ ही नहीं खाऊँगा। मैं असल में देखना चाहता था कि वो क्या कहती है। इतनी देर में अम्मा ने पहली बार कहा, "नहीं भैया, ऐसा नहीं करते। ये तो घर की रीत है। अन्य देवता का कहीं अपमान किया जाता है?" इस सारे कांड में अम्मा ने पहली बार मुझे समझाया था। यह मुझे आश्चर्य था कि वो मुझे डाँट क्यों नहीं रही हैं। कभी-कभी तो घरवालों की इस अप्रत्याशित शालीनता को देखकर लगता था, जैसे जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें उन्हें खुशी ही है। लेकिन बात-बात पर डाँटने वाली अम्मा चुप थीं। बस कभी-कभी मौसी से बहुत धीरे-धीरे कहती, "क्या बताएँ पूनो, हमारा तो शादी करने का सारा हौसला ही खत्म हो गया।" और गहरी साँस लेकर मानो शेष बात को दबा जाती। जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाया गया, तो रसोई में मुन्नी, अम्मा, भाभी और अमर वगैरह सब बैठे थे। रसोई घर में खाना बनाने और खाना खाने की जगह को बाँटने के लिए छाती के बराबर ऊँची एक ईंट की दीवार उठा दी गई है, ताकि बड़े बूढ़ों को पर्दा बना रहे। वो उसी के आड़ में थी। मैं यह तो नहीं देख सका कि कैसे बैठकर वो खाना बना रही है, लेकिन थाली परोसते या थाली में कटोरियाँ चुनते हुए हाथ मुझे दिखाई पड़ रहे थे। अब मैंने मानो पहली बार देखा। हाथ गोरे थे और हथेलियों और नाखूनों पर मेहंदी लगी थी। 2 उँगलियों में सोने की नई डिज़ाइन की नौकाकार लंबी-लंबी अंगूठियाँ थीं। एक हाथ में सोने की चूड़ियाँ, काँच की चूड़ियों के बीच में, और दूसरे में काले रेशमी फीते से बंधी छोटी-सी रिस्ट वॉच। मुझे लगा जैसे हाथ काफ़ी सुंदर हैं, उँगलियाँ पतली-पतली और नाजुक हैं। पहली बार उसका चेहरा भरपूर देखने का मन हुआ। साथ ही अपनी उस सारी बेवकूफ़ी की एक्टिंग पर गुस्सा भी आया। काँपते 2 हाथों की थाली बढ़ाई तो भाभी ने संभल कर मेरी ओर सरका दी। सब लोग चारों ओर से इस तरह झुक गए जैसे मैं कोई जादू करने वाला हूँ। थाली में 2 तह की हुई पतली-पतली छोटी-सी 2 रोटियाँ, 3 साग, 1 दाल, रायता, 2 चटनियाँ, पापड़ और अचार। देखकर ही भूख से मुँह में पानी भर आया। मुस्कुराते हुए मुँह का पानी सटका, थाली अपनी ओर सरका ली। बड़ी नज़ाकत से पहला टुकड़ा लेकर दाल में डुबोया। सबको उत्सुकता थी कि मैं खाने की प्रशंसा किन शब्दों में करूँगा। लेकिन जैसे ही गिलास मुँह में रखा, तो ओह! करता हुआ बाहर भागा। बाहर ज्यों का त्यों मुँह के नीचे करके सारा उलट दिया। आंखों में बुरी तरह पानी भर आया। क्या हुआ? क्या हुआ? सब मेरी ओर स्तब्ध देखने लगे। लगा जैसे प्रभा के हाथ से बेलन छूटकर नीचे गिर गया हो। हुआ मेरा सिर, दाल कड़वी जहर कर रखी है। मुझे नहीं खाना ये छप्पन भोग। मैंने शहीदों की तरह झुककर एक टुकड़ा तोड़कर माथे से लगाया और फिर जोर से ठोकर थाली में मारकर उछलती कटोरियों को बिना पीछे मुड़े देखकर बाहर चला गया। शायद रुआसी सी आवाज भी सुनी थी। मैंने तो चख ली थी दाल।
खूब बवेला मचा, बहू खाना बनाना नहीं जानती। अब यह सब भी सिखाना होगा। खिलाया है, बड़ी चली थी, रिश्तवाज पहन कर खाना बनाने। बोले घड़ी का तुम चूल्हे में क्या करोगी? या तो फैशन ही कर लो या काम ही कर लो। अरे पहली बार तो ठीक से बनाकर खिला देती, अब चाहे अमृत ही बनाती रहो। ये बात तो अब आने से रही। अम्मा की बड़बड़ाहट सुनी। बड़ी आई, दाल तो मैंने चख ली थी। अरे तुम्हारे यहाँ नीरा नमक खाया जाता होगा, हमें क्या मतलब? जरा कम ही डाल देती। दोबारा मांगने में कौन सी इज्जत जाती है? लो अब इन्हें यह भी सिखाओ। हमें तो इस शादी में कुछ भी नहीं मिला, न लड़की ही मिली और ना। जाने क्यों मुन्नी बिल्कुल चुप थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो प्रभा की ओर से है। दूसरे दिन उसके भाई आए और उनके साथ चली गई। जिंदगी में थोड़ी सी हलचल आई, चर्चा हुई और फिर पहले जैसी गति आ गई। दूसरे दिन ही रसोई से उठने वाली घी और पकवानों की खुशबू बरसों पहले पहले की बात हो गई।